नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच में एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है। पर यह जंग कोई पहली बार नहीं हो रही है। आज से पहले भी कई बार ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा ईरान को परेशान करने का काम किया और उसी परेशानी के चलते आज ईरान के हर एक लोगों के मुंह से केवल अमेरिका के लिए दुश्मनी की बात ही निकलती है। इसलिए हम सीधे तरीके से कह सकते हैं कि ईरान की जनता, ईरान की सेना और ईरान की सरकार आज बदले की भावना में जल रही है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम अमेरिका से इस बात का बदला जरूर लेंगे। तो आइए जानते हैं ये 70 साल पुरानी दुश्मनी की शुरुआत किस प्रकार से हुई और आज भी दोनों देश इतने कट्टर दुश्मन कैसे हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ मैप में देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सारे के सारे खाड़ी देश। और खाड़ी देशों में जो आपको ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, ये है ईरान, जो कि भारत का अच्छा पड़ोसी देश है। और भारत के ही चाबहार पोर्ट की वजह से भारत आज यूरोप तक अपने सामग्री को पहुंचाने में कामयाब है। यानी कि भारत के साथ में ईरान के काफी अच्छे रिश्ते हमेशा से रहे हैं। अब अमेरिका के साथ में दुश्मनी की शुरुआत कैसे होती है, तो इसकी शुरुआत हुई है आज से 70 साल पहले। 70 साल पहले के दशक की अगर हम बात करें तो खाड़ी देशों में तेल निकलने की शुरुआत होती है। और लगभग आप जानते हैं कि खाड़ी देशों में से कई सारे देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था केवल तेल के ऊपर ही डिपेंड है। अगर उन देशों का तेल खत्म हो जाए तो वो देश आने वाले टाइम में स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। उनमें से एक नाम आता है ईरान का। ईरान में 1900 से लेकर 1940 के दशक में तेल निकलने की शुरुआत होती है और इस बात का पता चल जाता है अमेरिका को कि भाई ईरान के पास में तो बड़ा खजाना है तेल का, क्यों ना इसके साथ में पार्टनरशिप कर लिया जाए। जब ये बात अमेरिका को पता चलती है तो ये बात ब्रिटेन वालों को भी पता चलती है और ब्रिटेन और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान के अंदर आकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं हमें पता चला है आपके पास तेल बहुत है, पर आप निकाल नहीं सकते क्योंकि आपके पास में उचित संसाधन नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ की रिफाइनरी आपके यहाँ लगेगी, हमारे यहाँ की मशीनें आपके यहाँ लगेगी और जो भी मुनाफा होगा उसका हम 50-50% कर लेंगे। भाई ईरान भी इसमें खुश हो गया कि अपने पास में भी 50% पैसा आ जाएगा क्योंकि हमारे पास में मशीनें नहीं है निकालने के लिए। अब ब्रिटेन और अमेरिका के लोग बड़ा प्यार से वहां से तेल निकालना शुरू कर देते हैं और सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन अचानक से ईरान से ये आवाज आना शुरू हो जाती है कि देश ईरान है, ईरान की जनता का पैसा है, ईरान की जनता का तेल है, पैसा 50-50% क्यों करना है? जब इनकी मशीनें लगी हुई है तो इनसे मशीनें खरीद लो ना, सीधी सी बात है, हम इनको 50% क्यों दे? और इस प्रकार की आग पूरे ईरान के अंदर फैलना शुरू हो जाती है। अब ये आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये आग पहुंच जाती है ईरान के उस समय के प्रधानमंत्री के पास में। ईरान के प्रधानमंत्री के पास में बात पहुंचती है कि भाई ये ब्रिटेन वाले और अमेरिका वाले डॉलर में पैसा छाप रहे हैं, तेल ईरान का है पर ईरान को इतना फायदा नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। अब इन्होंने बोला बात तो बिल्कुल सही है, क्यों ना अमेरिका वालों से बात की जाए। तो ये अमेरिका और ब्रिटेन वालों के सामने जाकर बात करते हैं पर वो इन्हें इग्नोर कर देते हैं। और जैसे इन्हें इग्नोर किया जाता है, उस देश का प्रधान लीडर जिसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, गुस्से में आकर 1953 के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा करी कि तेल जो है ईरान का है और इसलिए इसे राष्ट्रीय संपदा के रूप में हम घोषित कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, देश की संपदा, राष्ट्रीय संपदा किसे बोल दिया? तेल को बोल दिया। और जब तेल को राष्ट्रीय संपदा बोल दिया गया है तो फिर किसी और देश का तो हक ही नहीं रह जाता। इसलिए हम अमेरिका और ब्रिटेन वालों को यही कहना चाहेंगे कि आप यहां से निकल जाओ। भाई साहब ठीक है, जैसे इन्होंने घोषणा करी, अमेरिका और ब्रिटेन वालों को डॉलर अरबों का नुकसान हो गया और इधर ईरान जो है बड़ा ज्यादा फायदा कमाने लगा। और इतना ज्यादा फायदा हुआ कि ये जो प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद मोसाद्की इनका नाम है, ये ईरान के अंदर बहुत बड़े लोकप्रिय नेता बन गए, देशभक्त नेता के नाम से जाने लगे। पर यह बात अमेरिका वालों को भी हजम नहीं हो रही थी और ये बात ब्रिटेन वालों को भी हजम नहीं हो रही थी कि हम इतना पैसा कमा रहे थे, अचानक से सारा पैसा ठप कर दिया, हमारे पास में जो भी मुनाफा था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब क्या किया जाए?
अब क्या किया जाए, इस इंसान की वजह से नुकसान हुआ है, इस इंसान को सबक सिखाया जाएगा। और सबक सिखाने के लिए ईरान और ब्रिटेन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। प्लान कुछ इस प्रकार का कि हमें गुपचुप तरीके से तख्ता पलट करना पड़ेगा और इस इंसान को कुछ भी करके ईरान से बाहर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये ईरान के अंदर रहेगा तब तक तो हम मुनाफा कमाने से रहे। इसके लिए इन्होंने प्लान बनाया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी, जिसे CIA कहते हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और एक तरफ जो आपको दिखाई दे रही है ये है ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी, जिसे MI6 कहा जाता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस 6, सेक्शन 6 के नाम से ये जाना जाता है। दोनों ने मिलकर गुप्त योजना बनाई और योजना बनाने के बाद में ईरान के अंदर झूठे प्रदर्शन की शुरुआत करवाते हैं। देखिए, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है ना, वो पूरी दुनिया में इसी नाम से बदनाम है, क्योंकि इनका काम यही है दूसरे देशों में जाकर हवाबाजी करना, तख्ता पलट करवाना, सरकारें गिरा देना, बड़े बड़े लोगों को मार देना। ये सब काम किसका रहा है? इसी का रहा है। तो 1953 में ही जब इनको नुकसान होने लगा तो 1953 के दिसंबर के आते आते इन्होंने इस प्रकार का प्लान रेडी किया, गुप्त योजना के तहत झूठा प्रदर्शन करवाना शुरू कर दिया। ईरान की जो भी जनता थी उनको भड़काना शुरू कर दिया कि ईरान का जो प्रधानमंत्री है वो केवल अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, ईरान की जनता के लिए काम नहीं कर रहा है। मीडिया पर पूरी तरीके से इन्होंने कंट्रोल कर लिया, सेना के ऊपर भी पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, और यहाँ तक कि जनता के अंदर अपने गुप्त लोगों को डाल दिया जो कि उनको भड़काने का काम कर रहा था। और चिंगारी इतनी भयंकर तरीके से निकली कि उन्हें तख्ता पलट करवा दिया और उन्हें वहां से भगा दिया। किसको? जो ईरान के प्रधानमंत्री एक टाइम बड़े देशभक्त कहला रहे थे, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया गया और उन्हें वहां पर भगा दिया गया। उन्हें भगाने के बाद यहाँ पर सत्ता परिवर्तित हो गई, और जब यहाँ पर सत्ता परिवर्तित हुई तो अमेरिका चाहता था कि अपना ही डमी यहाँ पर बिठा दिया जाए, और डमी ऐसा बिठाया जाए जिसके ऊपर जनता कभी शक ना करे। इसके लिए राजा जी का ही चयन कर दिया। मतलब अमेरिका ने किसका चयन किया? जो ईरान के अंदर राजशाही परिवार हुआ करता था, उनमें से एक राजा जी उस समय जिनका नाम शाह रज्जा पहलवी हुआ करता था, इनको इन्होंने क्या बोल दिया? सत्ता की कमान हाथों में दे दी कि भाई आज से ईरान तुम्हारे अंडर में है, पर तुम हमारे अंडर में हो, ये कभी मत भूलना। क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन वाले जिस प्रकार से तुम्हें नाच नचाए वैसे ही तुम्हें नाचना है। सब कुछ इसी प्रकार से चल रहा था। अमेरिका ब्रिटेन ने जो सोचा वही हो गया। एक बार फिर से तेल के ऊपर किसने पकड़ बना ली? अमेरिका वालों ने और ब्रिटेन वालों ने यहाँ पर पकड़ बना ली। पर जनता को तो सब दिखता है ना कि भाई साहब इतने टाइम क्या हो रहा था, अचानक से क्या हुआ। अच्छे इंसान को तो इन्होंने भगा दिया। हालांकि देश की जनता इन्हें भी बड़ा प्रेम करती थी, पर ये किसके नक्शे कदम पर चल रहे थे? अमेरिका के नक्शे कदम पर चल रहे थे। लोगों को दिखने लगा और थोड़े ही टाइम बाद लोगों में एक बार फिर से नाराजगी बढ़ी, लोगों में गुस्सा आने लगा और लोगों ने इस प्रकार की नारेबाजी की शुरुआत करी कि हाय रे अमेरिका, तूने तो ईरान के लोकतंत्र को ही खत्म कर डाला। मतलब आप देखिए, उन प्रधानमंत्री को जिसने ईरान की जनता ने चुना था उनको भगा दिया, और ईरान की जनता ने इनको नहीं चुना जबकि ये ईरान के राजा हैं। तो क्या कहा ईरान की जनता ने कि हाय रे अमेरिका, तेने तो लोकतंत्र ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और लोकतंत्र ऐसा खत्म किया कि धीरे धीरे हमें गुलाम बनाने की तू कोशिश कर रहा है, क्योंकि तेरे नक्शे कदम पर हमारे राजा चल रहे हैं, इसलिए हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम तो अमेरिका के गुलाम बन चुके हैं। और ये गुलामी कब तक चलेगी, किस प्रकार से चलेगी? और जहां जहां इस प्रकार की आवाज उठना शुरू हुई, वहां आप सोचोगे अमेरिका और ब्रिटेन वालों ने जिस जिस कोने से इस प्रकार की आवाज आने लगी उन कोनों को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करी। यानी कि लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया, लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, लोगों के परिवारों को अगवा कर लिया। इन प्रकार की बातें सामने निकलकर आने लगी। समय बीता और समय बीतने के बाद में लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ा कि लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए। क्योंकि 1 2 4 5 हुए तब तक तो अमेरिका ने उठाने का काम किया, पर एक बहुत बड़ी भीड़ जब सड़क पर निकल के आ गई तो अमेरिका क्या कर सकता था? अमेरिका एकदम शांत, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है भाई साहब। एक बार फिर से अमेरिका माफ कीजिएगा, एक बार फिर से ईरान की जनता सड़कों पर आती है, और सड़क पर जैसे आती है 1979 में, तो ईरान के अंदर जो राजा जी को पदवी दे रखी थी शाह रज्जा को, उनको यहाँ से भागना पड़ा। क्योंकि जनता को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उन्होंने बोला कि अगर शाह रज्जा भी हमारे हाथों में आ गए तो आज हम उन्हें भी मार देंगे।
क्योंकि वो अमेरिका के इशारे पे चल रहे हैं, ईरान को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी देश छोड़कर भागना पड़ा। और पहली बार ईरान के इतिहास में इतनी बड़ी क्रांति हुई जिसे ईरान की इस्लामिक क्रांति कहा गया। 1979 में जब पहली बार ईरान के प्रमुख शासन के तरीके पे कौन आ रहा था, खamenei आने वाला था। आयतुल्लाह खamenei जो है पहली बार ईरान के शासक करने वाले थे, मतलब शासन करने वाले थे। तो 1979 में इस्लामिक क्रांति होती है और उस समय फिर से ईरान की जनता ने एक नारेबाजी करी थी और नारेबाजी में कहा द ग्रेट शैतान अमेरिका। क्या कहा? द ग्रेट शैतान अमेरिका। ईरान के मामलों में हस्तक्षेप करने वाला अमेरिका, ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका। इस प्रकार की नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो गई थी और फिर से यहाँ पर तख्ता पलट हुआ। 1979 में जब तख्ता पलट चला तो ईरान के कुछ स्टूडेंट हुआ करते थे, कुछ जो छात्र थे, उनमें अमेरिका को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा था कि ये जो ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर अमेरिकी दूतावास हुआ करता था, ये आपको जो फोटो में दिखाई दे रहा है ना, ये अमेरिका का वो दूतावास है जो आज भी ईरान के अंदर, ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर मौजूद है। पर यहाँ पर अमेरिका का फ्लैग कितना टूटा फूटा आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि उस समय का है, आज से 45 साल पुराना है। ईरान के छात्रों में इतना ज्यादा गुस्सा था अमेरिका को लेकर कि उस समय अमेरिकी दूतावास के अंदर जो अमेरिका के 52 अधिकारी मौजूद थे, उन 52 अधिकारियों को बंधक बना लिया। और अमेरिका इधर परेशान होता रहा कि कम से कम उन्हें तो छोड़ दो, पर ये छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। अब आप जरा सोचिए, 1 साल से भी ज्यादा उनको बंधक बना के रख लिया था, पूरे 444 दिन, पूरे 444 दिन जो है इन्हें बंधक बनाकर रखा और बोला कि आज से हम अमेरिका से नहीं डरते हैं, आज हम नए प्रकार की दुश्मनी की शुरुआत करते हैं। किससे? अमेरिका ने। क्योंकि अमेरिका ने हर बार जो है हमारे ऊपर गुलामी थोपने की कोशिश करी, हमारा मुनाफा लेने की कोशिश करी, हमारा हक लेने की कोशिश करी। इसलिए आज हम पहली बार बोल रहे हैं कि ईरान कभी अमेरिका से नहीं डरेगा। और ऐसे स्टेटमेंट जैसे आए तो अमेरिका ने नए प्रकार के प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया और अमेरिका की तरफ से भी पहली बार स्टेटमेंट आता है कि मैं भी आज खुलकर ईरान के साथ में दुश्मनी की शुरुआत करता हूं। अगर मेरे कोई गिने चुने दुश्मन हैं तो उनमें से एक नाम आज से ईरान का भी शामिल होने वाला है। और जैसे ये नाम शामिल हुआ उसके कुछ समय बाद, यानी कि 1979 का दौर निकला और 1980 का दौर आया, 1980 का दौर आया। और 1980 के दौर में जब इराक के राष्ट्रपति हुआ करते थे सद्दाम हुसैन, तो सद्दाम हुसैन ने क्या किया? आदेश दिया कि क्या कर दो, ईरान के ऊपर हमला कर दो। क्योंकि यह हमला करने के लिए किसने कहा? अमेरिका ने कहा। अमेरिका ने एक बात क्लियर कह दी थी कि जब दुश्मनी की खुलकर शुरुआत हो गई है तो अब खुलकर जंग भी होगी। और इसके लिए आपस में खाड़ी देशों को लड़वाना पहली बार किसने शुरू किया? अमेरिका ने ही शुरू किया। क्योंकि अमेरिका अपना फायदा देखता है, अमेरिका एक बहुत बड़ा व्यापारिक देश है। क्योंकि जहां जहां अमेरिका को अपना फायदा दिखता है वहां वहां अमेरिका जाकर खड़ा हो जाता है। ये बात अच्छे से समझिए। अभी की भी अगर हम बात करें कि भारत के साथ में डील हो गई है वापस से, 18% इसने टैरिफ कर दिया, पहले 50% कर दिया था। क्यों अचानक से अमेरिका भारत के साथ आ गया? क्योंकि इसको दिखने लगा था कि भारत ने ईयू के साथ में ट्रेड डील कर ली है ना, यूरोपीय यूनियन के साथ में डील कर ली है और 27 देशों के साथ एक साथ भारत डील करेगा। भारत का हर एक माल कहाँ जाएगा? वहां जाएगा। मतलब अमेरिकी बाजार में पूरी तरीके से भारतीय सामानों की एंट्री बंद हो जाएगी। और ऐसे करते हुए क्या होगा? उनका ही मार्केट डाउन जाएगा कि यहाँ का माल नहीं आएगा कम रेटों पर जो मिल रहा था। और इसी वजह से फायदा देखते हुए वापस लौट आया। अमेरिका हमेशा अपना फायदा देखता है। खैर छोड़िए, यहाँ पर आते हैं और अमेरिका ने अपने फायदे के लिए ईरान के साथ में खुली तरीके से चेतावनी देते हुए युद्ध की शुरुआत करी और इस बार मोहरा बनाया इराक को। इराक के अंदर जिस समय राष्ट्रपति जी सद्दाम हुसैन हुआ करते थे, देखिए जरा, अमेरिका आने वाले टाइम में फिर से फायदा देखेगा। आगे दूसरा नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, उसमें बताऊंगी मैं नेक्स्ट उसमें क्या करेगा। ये ईरान के साथ में भी दुश्मनी मोल लेगा और ईरान का जो राष्ट्रपति है सद्दाम हुसैन, उससे तक ये उठवा लेगा और बाद में फांसी दे देगा। देखिए किस प्रकार से अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। तो इसने, अमेरिका ने किससे कांटेक्ट किया? इराक से कांटेक्ट किया। और इराक का जो राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन था ना, उसको कहा कि तुमको जो भी ईरान के बारे में खुफिया जानकारी चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा।
जो भी तुम्हें हथियार चाहिए वो भी दे दूंगा, पैसा या किसी प्रकार की फंडिंग चाहिए वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, गुप्त रास्ता कौन सा है, कहां से हमला कर सकते हो वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम्हें ईरान के साथ में जंग लड़ना है। भाई साहब ठीक है, 1980 में इराक ने अमेरिका के दबाव में आकर क्या कर दिया, ईरान के ऊपर हमला कर दिया। मतलब सहपाठी है, दोस्त है, तो इसने इसके ऊपर हमला कर दिया, और हमला ऐसा किया जिसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे टूटने लगी, और अर्थव्यवस्था टूटी जिसकी वजह से ईरान की जनता में और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ा इस अमेरिका को लेकर, और इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ा कि इन्होंने एक बार फिर से अनाउंस किया कि हम अमेरिका से बदला जरूर लेंगे, क्योंकि बिना फालतू बिना वजह इसने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करी। अब देखिए, ईरान की जनता में गुस्सा था, ईरान की सरकार जो उस समय बैठी हुई है खामनेई की, उसमें भी बड़ा गुस्सा था, और इसी वजह से ईरान ने एक नए प्रकार का प्लान बनाया। प्लान कुछ इस प्रकार का कि हम सीधे अमेरिका से नहीं लड़ सकते, हम सीधे अमेरिका के जो दूसरे सहयोगी देश है उनके साथ में नहीं लड़ सकते। जब उनके साथ नहीं लड़ सकते तो ऐसे ग्रुप्स तो रेडी कर सकते हैं जो उनको हम हथियार देंगे और वो जाकर लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि उन्होंने इराक के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला करवा दिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हमने एक काम किया है कि प्रॉक्सी वार करवाएंगे। और प्रॉक्सी वार क्या होता है, प्रॉक्सी वार वो होता है कि अगर मैं हूं, जैसे मैं सीधे तरीके से किसी देश के साथ में युद्ध नहीं लड़ना चाहती, पर मुझे पता है कि उसके साथ दुश्मनी जरूर रखना है, युद्ध जरूर लड़ना है, उसके लिए मैंने 10-15 लोगों का एक ग्रुप रेडी किया, और उन ग्रुप को पैसा, फंडिंग, हथियार, खुफिया जानकारी सब कुछ मुहैया करवाया, सब कुछ दिया जो उन्हें जरूरत होती है, और सब कुछ देने के बाद उनको बोला कि भाई साहब अब जाओ उनके ऊपर हमला करो। तो ये क्या है, हम सीधे तरीके से इन्वॉल्व भी नहीं हुए, पैसा फंडिंग भी दे दिया, और वो हमारी तरफ से युद्ध भी लड़ रहे हैं, वो है प्रॉक्सी वार। तो पहली बार ईरान ने क्या किया, लेबनान के हूथियों को रेडी किया, जो हमास के ठिकाने अभी बने हुए हैं फिलिस्तीन के अंदर, उन हमास वालों को भी पहली बार पैसा इसने दिया, हूथियों को पैसा दे दिया, और हिजबुल्ला जो है उनको, लेबनान वाले जो हैं उनको भी यहाँ पर पैसा दे दिया। सबको पैसा मुहैया करवा के अमेरिका, और अमेरिका जो सहयोगी देश है, यानी कि इराक भी सहयोग करता है, कतर भी सहयोग करता है, जो देश इसका सहयोग करता है, यहाँ तक कि इजराइल भी सपोर्ट करता है, उन सभी देशों के अंदर इसने बम ब्लास्ट करवाना शुरू कर दिया, हंगामे करना शुरू कर दिया, उनके साथ में युद्ध लड़ने की शुरुआत कर दी। अमेरिका इस बात को अच्छे से समझ चुका था कि ईरान अगर पावरफुल हुआ तो वो हमारे साथ में एक दिन युद्ध लड़ने के लिए जरूर आकर खड़ा हो जाएगा, इसलिए समय समय पर उसकी कमर तोड़ना बहुत जरूरी है। और उसी दौरान में 2010 के आसपास, 2000 से लेकर 2010 के आसपास ईरान बिल्कुल शांत हो चुका था, इतना शांत कि उसको किसी के ऊपर हमला नहीं करना था। अब ऐसा अमेरिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो ईरान जो अब तक मेरे और मेरे सहयोगी देशों के ऊपर हमला करवा रहा था, अचानक से ईरान इतना ठंडा कैसे हो गया, कैसे शांत हो गया। अमेरिका ने अपनी खुफिया विभाग को भेज दिया, कहां पर, ईरान के अंदर। CIA के एजेंट कहां घुस गए, ईरान के अंदर, और कुछ सालों बाद पता चला कि ईरान तो अंदर ही अंदर परमाणु बम बनाने में लगा हुआ है, कि वो आज नहीं तो कल अमेरिका के ऊपर हमला जरूर करेगा, अमेरिका को दुश्मनी का जवाब जरूर देगा, और अगर वो अमेरिका के ऊपर हमला करेगा तो वो इजराइल के ऊपर भी करेगा, और वो खाड़ी देश जो अब तक अमेरिका का सहयोग करते आ रहे हैं उनके ऊपर भी हमला होगा। मतलब ईरान के टारगेट में कई सारे देश, और दूसरा उसे सब बड़ी जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं उनमें से सबसे बड़ा बनकर क्या बनना है, खलीफा भी बनना है। तो ईरान अपने मकसद के अंदर जो है काम करना शुरू हो गया है, और ये बात अमेरिका को पता चल गई। जैसे ये बात अमेरिका को पता चली तो ईरान वालों को बुलाकर पूछा कि हमको पता चला है कि तुम जो है क्या बना रहे हो, परमाणु बना रहे हो। तो ईरान ने साफ साफ जवाब दिया कि हम कोई परमाणु नहीं बना रहे हैं, हमने तो केवल यूरेनियम संवर्धन को क्या किया है, शुद्ध करने का काम किया है, और उससे हम बिजली बनाने का काम करने वाले हैं, हम किसी प्रकार से परमाणु नहीं बना रहे हैं। अमेरिका को 100% श्योर था कि वो परमाणु बम के लिए कई प्रकार का यूरेनियम संवर्धन शुद्ध कर चुका है, कुछ मात्रा ही बाकी है। अगर वो मात्रा भी कंप्लीट हो जाती है तो कुछ ही समय में ईरान परमाणु देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और इस वजह से इसी शक के आधार पर अमेरिका ने कई प्रकार के प्रतिबंध फिर से लगाना शुरू कर दिया ईरान के ऊपर, और इतने प्रतिबंध लगाए कि एकदम से ईरान की अर्थव्यवस्था धड़ाम से जाकर नीचे गिर गई, और इतनी अर्थव्यवस्था टूटी। और उसके कुछ समय बाद जो है अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते हैं, और जब अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते हैं और बराक ओबामा की सरकार बनती है तो बराक ओबामा को ईरान के ऊपर आ जाती है दया,
क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था डाउन हो गई, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। इसलिए बराक ओबामा ने ईरान के साथ में एक समझौता किया और कहा कि आपके ऊपर जितने भी प्रतिबंध लग रहे हैं, आप दूसरे देशों के साथ में किसी प्रकार का व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, आपके ऊपर जो भी प्रतिबंध हैं उन्हें हम हटा देते हैं। दूसरा, कड़ी सीमा तय करते हैं कि भाई आप किसी प्रकार का परमाणु नहीं बनाओगे। आप यूरेनियम संवर्धन का उपयोग बिजली में करना चाह रहे हैं तो बिजली में कर सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा आगे कुछ मत सोचना, क्योंकि आपको भी आगे बढ़ने का मौका मैं दे रहा हूं और प्रतिबंध जो भी है वो मैं सब कुछ हटा रहा हूं। जैसे प्रतिबंध हटाया गया तो ईरान की जनता बड़ी खुश हो गई कि भाई साहब अच्छा हुआ, हमारे ऊपर जो भी प्रतिबंध लगे हुए थे वो हट चुके हैं, अब हम आगे अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है भाई, इन्होंने जैसे ही प्रतिबंध हटाया, ईरान बहुत खुश होकर सारे के सारे काम करने लगा, दूसरे देशों के साथ में व्यापार करने लगा। और ये थोड़ा सा समय बीतने के बाद में अमेरिका में आ जाते हैं राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार प्रसार। और उस समय एक बार फिर कौन खड़ा होता है? पहली बार कौन खड़ा होता है? डोनाल्ड ट्रंप खड़ा होता है। और इस ट्रंप ने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकाला कि बराक ओबामा की सबसे बड़ी गलती है ईरान के ऊपर दया करना और ईरान के ऊपर लगे हुए प्रतिबंध को हटाना। वो दुनिया का सबसे बड़ा भूल वाला समझौता है और इसके लिए दुनिया तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इस प्रकार का कैंपेन चलाया, बेवकूफ़ी भरा समझौता कहा। और उसके कुछ समय बाद जब ट्रंप चुनाव जीतता है और राष्ट्रपति बनता है तो उसके अगले ही साल यानी कि 2017 में इसकी सरकार बनती है और 2018 के अंदर आते आते इसने उसके ऊपर फिर से प्रतिबंध लगा दिए और ईरान को जो भी छूट मिल रही थी उन छूट के ऊपर भी पूरी प्रतिबंध लगा दिया। और अब ऐसा होने जा रहा था कि शायद ईरान ने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि पहली बार ट्रंप प्रशासन के दौरान ईरान के ऊपर 1500 से भी ज़्यादा प्रकार के प्रतिबंध लग जाते हैं। और 1500 से भी ज़्यादा प्रतिबंध लगने की वजह से उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा चुकी थी, जो भी पैसा है वो बिल्कुल डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा था। एक बार फिर से ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम रोकना पड़ा। इधर ट्रंप को पूरी तरीके से शक था कि ये बना तो जरूर रहा है, इसके लिए CIA जो खुफिया विभाग के जो प्रमुख अधिकारी हैं उनको तो पहले से ही इसने ईरान के अंदर भेज दिया था कि पता लगाते रहो, और अगर पता लग जाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं फिर, क्योंकि ईरान अपने कार्यक्रम को जारी रखे हुए था। इधर जनता भी बड़ी परेशान हो रही थी। और उसके कुछ समय बाद ही यानी कि 2018 में 1500 प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं और 2020 के आते आते ईरान का जो जनरल होता है कासिम सुलेमानी, उसकी हत्या करवा देता है अमेरिका, जिसकी वजह से ईरान बहुत खतरनाक तरीके से गुस्से में आता है और बदले की भावना में एक बार फिर से जलना शुरू कर देता है। और कुछ समय बाद जो ईरान के अंदर CIA को भेजा हुआ था ना अमेरिका ने, वो भी खबर लाकर दे देते हैं कि हमें पता चल चुका है कि ये परमाणु बना रहा है एक बार फिर से। और जब ये बात पता चलती है इजराइल को भी पता चलती है, अमेरिका को भी पता चलती है, तो अमेरिका अभी हाल ही में 2025 के अंदर B2 बॉम्बर लेके आता है। और आप सभी को याद होगा ईरान के अंदर 3 साइट्स, नंताज, फोर्डो और फोर्डोन इस्फहान, इन तीनों जगह पे, तीनों साइड जो कि बंकर के अंदर होता है, जमीन के अंदर। अगर हम 21 मंजिला इमारत बनाए ना, ये जमीन है समतल, इसके नीचे 21 मंजिला इमारत बना रखी थी जिसके नीचे परमाणु बना रहे थे, उन तक को ये फोड़ दिया। अब आप देखो जरा, तो इसका पूरी तरीके से इसने नुकसान कर दिया। और एक बार फिर से ईरान की अर्थव्यवस्था आज चरमराई हुई है, जिसकी वजह से आज भी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, इंटरनेट पूरी तरीके से जाम है और अब एक बार फिर से युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। इसलिए अमेरिका ने अपने लोगों को बोल दिया कि जल्द से जल्द वहां से निकल जाओ, क्योंकि हालात बिगड़ सकते हैं। ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान लगातार परमाणु बना रहा है, लगातार मिसाइलें बना रहा है। आज 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल पूरे खाड़ी देशों में से किसी देश के पास नहीं होगा, पर ईरान के पास है, इसलिए इसे सबक हम जरूर सिखाएंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट अमेरिका यहाँ पर देता रहा। तो अब आप अपनी राय मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि यहाँ पर आपको ईरान सही लगता है या फिर यहाँ पर आपको अमेरिका सही दिखाई देता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको किसकी गलती दिखाई दे रही है? आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप किसी प्रकार का फोटोशॉप में थंबनेल बनाना सीख रहे हैं, अभी कैनवा में थंबनेल बनाना सीख रहे हैं, वीडियो एडिटिंग
थोड़ी बहुत सीख रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स आप कर रहे हैं, कुछ भी जिसके अंदर AI फोटोज की जरूरत होती है, AI का प्रॉम्प्ट देकर आप कोई भी बातें उनसे पूछ सकते हो, उसके लिए हम आपको AI टूल देने वाले हैं यहाँ पर, जो कि 20 से ज़्यादा होने वाले हैं। और अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से, जाकर टैप करना है। ऐसा फॉर्म ओपन होगा, उसमें फुल नेम लिखना है, ईमेल ID लिखना है, फोन नंबर डालने के बाद जो OTP आएगा वो डालना है। और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आप जैसे इस्तेमाल करेंगे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में साझा जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।